तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज विद दिवेश के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो से आपको बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साल 1945 5 दिसंबर को 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉरपेडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स है, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट है और एक वॉर वेटरन भी है। ये 5 प्लेन्स उड़ान भरकर ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनका कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहाँ पर है। एक्चुअली में ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शनिंग करने लगते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कायरल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेज सुनने को मिलते हैं। मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम को 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनका विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली अभी ईस्ट में ही है, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, डैम इट, इफ वी कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम हेड वेस्ट, डैम इट। यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वी ऑल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, व्हेन द फर्स्ट प्लेन ड्रॉप्स बिलो 10 गैलन्स वी ऑल गो डाउन टुगेदर। और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर है और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरीन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों की क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीन सर्च और रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एनसी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये दोनों प्लेन गायब होते हैं, उस एरिया को आज के दिन हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा है, जहां पर 100 से भी ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चलता। एक ऐसा एरिया जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुडा डेज तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का यह एरिया है जहाँ पर ये लाई करता है। बर्मुडा ट्रायंगल का हिस्सा 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, तब उन्होंने रिपोर्ट किया था जब उनका कंपास काम करना बंद कर गया और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा, नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री, और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डोम, सरगासो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम था, इसे पहली बार एक्चुअली में सिर्फ 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी आर्गोसी नाम से, विंसेंट एच गादिस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा था 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। और यह पहली बार था जब बर्मुडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था इस आर्टिकल में। उन्होंने कई डिसअपीयरेंस जो पिछले कई दशक में हुए थे इस बर्मुडा ट्रायंगल में, उसे समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई थी। कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से
इतने सारे विमान और जहाज जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन इसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि कई किताबें इस पर लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए इस बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में, जब यूएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप जो इन्होंने बनाया था अमेरिका के नेवी के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था उनके लिए। स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर वन में हिस्सा लेना चालू किया तो ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल्ड ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे हुए थे इस अमेरिकी जहाज में। वाशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज का बाल्टीमोर, वहां से ये जहाज रवाना हुई ब्राजील की ओर। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैग्नीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब करीब 9 दिन का समय लगना था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था, शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता ही नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक से गायब हो सकता है? अगर ये घटना सुनने में आपको मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में 200 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत जहाज ये सफर किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड सी बर्मुडा ट्रायंगल की एरिया के पास। बाहर से दिखने में ये अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कोई क्रू ही नहीं था इस शिप के ऊपर, कोई लोग नहीं थे। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर, का कोई निशान दिख जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज से। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 2 दिन तक। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा। इस नए जहाज के अंदर बहुत सारे सामान रखा हुआ था, सारी चीजें जहाँ होनी चाहिए थी वहीं थी। उस समय लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं उनके जहाज पर हमला न कर दिया जाए, पायरेट्स के द्वारा जो सामान छीन कर भाग जाए। तो ये चीज तो इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी सारे वैल्यूएबल चीजें थी उस जहाज के अंदर सही सलामत थी। इसी रीजन से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज पर भेज देता हूं और दोनों जहाज को हम साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई पड़ता है वो जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में डाला था, अब वो अचानक से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं पता, लेकिन जहाज वैसे का वैसा ही सही सलामत है। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से कोशिश करी उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की। कुछ और नए क्रू मेंबर्स को भेजा गया उस जहाज को चलाने के लिए। फिर से 2-3 दिन बाद जब एक नया तूफान आया, सेम कहानी दोबारा से हुई। ये अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर्स डाले थे वो फिर से गायब हो जाते हैं अचानक से। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो इसके ओनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच देते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। सही सुना आपने, जोड़ी नेमिंग मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की करी मेटा करके इसी तरह से इस जहाज का नाम भी बदलकर मेटा कर दिया गया है। ना कितनी दिलचस्प कहानी। लेकिन दोस्तों ये प्रोबेबली एक कहानी ही है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है कि इसको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरी बनाई गई। कुछ लोग ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जगहों को, इन विमानों को उड़ा लिया होगा, अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह में समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर है जिसने इन चीजों को गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का समुद्र ही इस तरीके से है, ये सारे विमान जहाज इसके अंदर गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो बहुत ही अजीबो गरीब है, लेकिन हम उन थ्योरी पर फोकस करते हैं जो थोड़ी और साइंटिफिक लगती है सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात क्या है दोस्तों, धरती का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखेंगे तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इसे फोटो में देख सकते हैं कि एक्चुअली में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। तो आमतौर पे जब लोग कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने टाइम से
करते आ रहे हैं वो इस चीज को अकाउंट में लेते हैं। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज है जहां से आप कंपास का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पर देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहां पर ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है एग्नोइक लाइंस। वैसे ये लाइन टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200-300 सालों में जो 0 डिग्री की लाइन है वो बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही रही है या अंदर रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है बेसिकली। दूसरी खास बात यह है इस एरिया के बारे में कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जो एरिया है वो बहुत ही शैलो एरिया है। अगर इसे आप सैटेलाइट के नक्शे पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैरेबियन आइलैंड है, इसके आसपास ये कितना टर्कवाइज कलर का दिखने लग रहा है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ यह ऐसा समुद्र का एरिया है जहां पर पानी गहरा नहीं है ज्यादा। आप देख सकते हैं जो गहरा समुद्र है इसके आसपास वो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है और ये एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है जब सैटेलाइट से देखते हैं तो। इसकी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में कई जहाज को यहाँ पर आते वक्त वो अटक जाते थे इस सैलो वाटर की वजह से। हिडन सोल्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे समुद्र के नीचे जहां पर मिट्टी थोड़ी ज्यादा उभर कर आ रही होती थी, तो वो बाहर से दिखते नहीं थे। जहाज जब उनके अंदर चल के जाते तो बिल्कुल ही वहां पर अटक जाते। तीसरी खास बात इस एरिया में हुरिकेन्स की मात्रा वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया में। अगर आप देखोगे दुनिया में कौन से देशों में सबसे ज्यादा हुरिकेन्स देखने को मिलते हैं तो चाइना नंबर 1 पर आता है, लेकिन नंबर 2 पर यूएसए है, उसके बाद फिर क्यूबा है और क्यूबा इस एरिया में लाइक करता है। और यूएसए में सबसे ज्यादा हुरिकेन कौन सी स्टेट में आता है? फ्लोरिडा में आता है जो इसी एरिया में है। तो हुरिकेन्स और वाटर स्प्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। चौथी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज है समुद्र के अंदर जहां पर बड़ी फील्ड पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बल्ब्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बियॉन्सी होती है एक जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। वही लॉजिक हो गया, जैसे नमक पानी में ज्यादा होता है तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है तो फ्लोट करना चीजों के लिए और भी आसान बन जाता है, जैसे कि डेड सी। एक आम इंसान जो समुद्र में डूब जाता है वो डेड सी पर फ्लोट करता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर। ये चीज रिवर्स में हो रही है यहाँ पर। अगर मीथेन पानी के अंदर मौजूद है तो ये हाइपोथेसाइज किया गया है कि अगर मीथेन की इरप्शन होती है पानी के अंदर तो उन्हें मड वोल्केनो भी कहा जाता है। पानी के अंदर वोल्केनोज फटते हैं तो मीथेन बाहर आती है उनसे, जिनकी वजह से अचानक से अगर ये शिप के नीचे हुआ तो अचानक से वो शिप पानी के अंदर डूब जाएगा बिना किसी वार्निंग के और पता तक नहीं चलेगा उसके बारे में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में जितने भी डिसअपीयरेंस हुए हैं बर्मुडा ट्रायंगल को लेके कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि कोई भी एग्जैक्ट घटना इस मीथेन वाली चीज की वजह से हुई हो। तो ये बस एक साइंटिफिक चीज है जो एग्जिस्ट करती है होती है, लेकिन एक्चुअली में जिसकी वजह से कोई जहाज गायब हुआ हो इसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। पांचवी एक्सप्लेनेशन मेरे राय में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया जाता है बार्डेर-मेनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूशन। बार्डेर-मेनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूशन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं वो चीजें अपने आसपास ज्यादा दिखने लगती हैं। याद करो आपके परिवार में जब किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी तो जो गाड़ी का मॉडल आपने खरीदा था, खरीदने के बाद आपने हमेशा नोटिस किया हो कि अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ महीनों तक जब भी आप सड़क पर कहीं जाते हो तो जो गाड़ी आपने नहीं खरीदी है वो आप ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ये गाड़ी तो सड़कों पर और देखने लग रही है। हमारे खरीदने के बाद लोगों ने और गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी यही वाली एग्जैक्ट। असलियत में उस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी सड़कों पर ज्यादा बदलती नहीं है, पहले भी उतनी ही कॉमन थी, अभी भी उतनी ही कॉमन है। बस क्योंकि आपने वो गाड़ी खरीद ली है तो आपने ज्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया उस चीज को। यही चीज बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी है। कही जाती है कि यह बात सच जरूर है कि कुछ बड़े बड़े जहाज और विमान गायब हो गए बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो तो दुनिया भर में कई ऐसे एरियाज हैं, समुद्र है जहां से ऐसे जहाज और विमान गायब होते हुए मिले हैं जहां पर बर्मुडा ट्रायंगल नहीं मौजूद था। इसका एक बड़ा रिसेंट एग्जांपल हो सकता है वो है मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट। वो तो बर्मुडा ट्रायंगल से गायब नहीं हुई थी, क्योंकि असल में बात यह है लोगों ने जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी डिसअपीयरेंस हुई, जो भी ऐसी घटनाएं हुई, लोगों ने तब ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन घटनाओं पर जो बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही थी। और जो बर्मुडा ट्रायंगल के बाहर ऐसी घटनाएं हो रही थी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जर्नलिस्ट लैरी कश जिन्होंने किताब लिखी थी द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, वो भी इसी सोल्यूशन पे निकल कर है। उन्होंने कहा शुरुआत में ऐसी घटनाएं थी जो एक्चुअली में हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और भी बड़ी मिस्ट्री बनती गई तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करनी शुरू कर दी। मिस्ट्री मॉन्गरिंग हुई यहाँ पर, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थी, असल में कभी हुई भी नहीं थी। वो एलन ऑर्चिल की जो कहानी मैंने आपको बताई उसे भी ऐसी ही कहानी बताया जाता है।
अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि जो जहाज और विमान बरमूडा ट्रायंगल में जाकर गायब होते हैं, जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हमें बरमूडा ट्रायंगल में देखने को मिलती है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हो बरमूडा ट्रायंगल में बाकी किसी और समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। उतना ही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हमें बाकी के समुद्र के एरियाज में भी देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का तो ये तक कहना है कि कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सो कॉल्ड बरमूडा ट्रायंगल एज ए जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हजार्ड्स टू शिप और प्लेन्स। यानी कि यूएसए के कोस्ट गार्ड इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि ये कोई हानिकारक एरिया है बरमूडा ट्रायंगल। उन्होंने कहा कि बरमूडा ट्रायंगल जो एरिया यहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक गुजरता है शिप्स का और एरोप्लेन्स का, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ घटनाएं होने के। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ का ध्यान में रखो कि इस एरिया में ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं और यहाँ पे पानी ज़्यादा शैलो है, तो आपको सीधा-सीधा बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री का जवाब मिल जाएगा। वैसे इन ज़्यादा हरिकेन्स का बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने अपनी डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट करी थी 2013 में वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग, तो उन टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स में बरमूडा ट्रायंगल आता तक नहीं था। तो सिंपली कहे तो इन सारे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस का बरमूडा ट्रायंगल से कुछ लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। धन्यवाद।